तो चलो आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? ग्रंथि। ग्रंथि ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ? ग्लैंड कहते हैं। तो आज हम लोग ग्लैंड के बारे में जाने क्योंकि हम लोग का जितना शरीर में कार्य हो रहा है सब किसके वजह से हो रहा है? ग्रंथि की वजह से। लेकिन ग्रंथि के साथ साथ सबसे जरूरी क्या है? दिमाग। अगर ग्रंथि काम कर रहा है और मस्तिष्क ही काम नहीं कर रहा है तो ग्रंथि किस काम का है ना? अगर आदमी है उसका माइंड निकाल दो, दिमाग निकाल। अच्छा, मस्तिष्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेरेब्रम। सेरेब्रम तो मस्तिष्क में है, मतलब किस चीज का, वो किस चीज से निर्माण? तंत्रिका तंत्र। यानी उसका सबसे इंपॉर्टेंट इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना? इकाई का मतलब किस चीज से बना हुआ। तो आज हम लोग ग्लैंड के बारे में देखेंगे। तो कल आप लोग को कुछ कुछ चीज बता दिया गया था कि जो ग्रंथि होता है, जो ग्लैंड होता है, वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें आपको दिख रहा होगा। पहला बाह्य स्रावी ग्रंथि, दूसरा क्या होता है जी? अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरा क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि। ठीक है ना? ग्रंथि एक तरह से थैला जैसा संरचना होता है, ठीक है ना? उसी में सब चीज तुम्हारा ये सब अवेलेबल रहेगा। ये सब जो दिखना दिख रहा है ना, उसी में। कैसे हम लोग का एक, मान लो कि बाजार जाते हैं तो सब्जी ले लिए, अनार ले लिए, पपीता ले लिए, केला खरीद लिए, तो उसके रखने के लिए कुछ जगह चाहिए ना। तो एक तरह से हम लोग थैला ले लेते हैं। तो थैला क्या हो गया? ग्रंथि हो गया, जिसमें सब चीज जाकर के डाल दिए। ठीक है ना? हाँ, सब्जी सब। चलो, तो एक आपका होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि, दूसरा क्या होता है जी? अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरा क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि। ठीक है? तो बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि क्या होता है? तीनों चीज क्या होता है? तो बाह्य स्रावी ग्रंथि का मतलब ये मत समझ जाना कि ग्रंथि शरीर से बाहर रहेगा, ऐसा कुछ है नहीं। और अंतःस्रावी का मतलब ये भी मत समझना कि ग्रंथि अंदर रहेगा। एक्चुअल में अंदर तो रहता ही है, तो ये ना कि अंदर है तो अंतःस्रावी, बाहर है तो मतलब बाह्य स्रावी। अब मिश्रित है तो आधा बाहर आधा अंदर, आधा बाहर आधा अंदर, ऐसा नहीं ना होगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि बाह्य स्रावी किसको कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। अंतःस्रावी क्या होता है और मिश्रित क्या होता है, इसको देखना है। तो देखो, बाह्य स्रावी को हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या है? हाँ, एक्सोक्राइन। हाँ, तो नहीं दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? अरे तो इंग्लिश में वही कहते हैं। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन। बाह्य स्रावी ग्रंथि से जो भी निकलता है वो एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम। और अंतःस्रावी से जो भी निकलता है वो क्या निकलता है? हार्मोन। अंतःस्रावी से क्या निकलता है? हार्मोन। और बाह्य स्रावी से क्या निकलता है? एंजाइम। ठीक है ना? पहले छोटा छोटा बात को याद रखना। बाह्य स्रावी से एंजाइम निकलेगा, अंतःस्रावी से क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा। और बाह्य स्रावी में क्या होता है कि यह एंजाइम ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि का खासियत है कि ये जो है ना ब्लड के संपर्क में नहीं रहेगा। इसके लिए एक अलग से नली होता है, अलग से एक नली होता है जिसके थ्रू यहाँ पे काम करता है। अब यहाँ पे देखो लिखा गया है, इसमें अलग से नलिका पाया जाता है, जैसे में अश्रु ग्रंथि हो गया, दुग्ध ग्रंथि हो गया, पसीना हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे शरीर में जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है, तो बाह्य स्रावी ग्रंथि कभी भी ब्लड के संपर्क में नहीं आएगा। अगर ब्लड के संपर्क में आएगा तो हमको शरीर से कुछ भी अगर होगा तो ब्लड भी निकलेगा। ठीक है ना? तो ब्लड जेकरा से अगर कुछ करने पर ब्लड आ जा रहा है, ब्लड साथ में निकल रहा है, तो समझ जाओ कि पक्का अंतःस्रावी ग्रंथि होगा। और जिससे ब्लड नहीं आ रहा है तो तुम्हारा कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? जैसे में आंसू के लिए ग्रंथि है ना, लैक्रिमल ग्रंथि है ना आंसू के लिए। तो बता, आंसू आता है तो कभी खून निकलता है? नहीं निकलता है। तो समझ जाओ कि आंसू वाला जो ग्रंथि, कौन ग्रंथि हो जाएगा? बाह्य स्रावी ग्रंथि। भले सॉन्ग में आंसू के साथ खून भी ना बोले कि आंख से खून निकल रहा है, कुछ भी सॉन्ग तो बहुत तरह का निकल जाता है। सॉन्ग सुनेगा ना तो गजब, वो तो बात की बात है। इसका कारण कौन? नरेंद्र मोदी। अरे नहीं रहे। चलो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हाँ, तो इसमें यही याद रखना है कि बाह्य स्रावी ग्रंथि में कभी भी ये रक्त के संपर्क में नहीं आएगा और इससे ब्लड नहीं निकलता है। जिसमें देखो आंसू वाला गैस है, आंसू वाला गैस नहीं, आंसू ग्रंथि जो होता है उस ग्रंथि से कभी भी ब्लड नहीं आता है। ठीक है? उसके बाद तुम्हारा दुग्ध ग्रंथि, जो दूध, अगर दूध वाला जो ग्रंथि होता है, तो ऐसा नहीं कि बच्चा दूध पीता है तो उसके साथ साथ तुम माँ का खून भी पी रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो दूध ग्रंथि से सिर्फ क्या निकलेगा? दूध निकलता है। फिर देखो पसीना, पसीना जिसका आता है, तो पसीना में ऐसा देखा कि आज हमारे पसीना से, देखो ना पसीना से खून निकल रहा है। ये तो हाँ, पसीना से खून कब निकलेगा कि गर्मी में खूब काम कर रहा है, और काम करते करते कभी किसी जगह हाथ कट गया, चाहे कुछ कट गया, तो ये नहीं ना कह सकता कि अरे पसीना के साथ खून भी निकल रहा है। अरे वो तो खैर काटा तो निकला ना। तो ये वहां पे मत समझ जाना कि जानते हैं, हमको एक दिन देखे थे कि मेरे शरीर से ना पसीना के साथ खून भी निकल रहा था।
ऐसा नहीं होता, जहां काम करते करते तुम कट गया तो अलग चीज हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा कौन ग्रंथि में आ जाएगा, बाह्यस्रावी ग्रंथि में। एकदम इंपॉर्टेंट सी बात यही याद रखना कि जो ब्लड के संपर्क में नहीं रहेगा वो हो जाएगा तुम्हारा बाह्यस्रावी ग्रंथि, और जो ब्लड के संपर्क में रहेगा तुम्हारा कौन सा ग्रंथि हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग इंडोक्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इंडोक्राइन। अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। देखो इससे हार्मोन निकलता है, इसमें नलिका नहीं होगी क्योंकि इसको डक्ट का जरूरत है ही नहीं, इसमें नलिका का कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड के संपर्क में ही रहता है। कुछ भी हार्मोन होगा तो सीधे ब्लड में जाकर के काम करता है, तो इसके लिए अलग से नली बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है ना। और इसमें होती है, ठीक है, इसमें अलग से रहेगा, इसमें नहीं होगा। इससे निकलने वाले हार्मोन रक्त में मिलता है, इससे जितना भी हार्मोन निकलेगा सब जाकर के कहां मिलेगा, रक्त में। जितना भी जो ग्रंथि दिख रहा है, इस ग्रंथि से जितना भी हार्मोन निकलेगा सब जाकर के रक्त में मिलेगा। तो जो रक्त में मिलेगा तो समझ जाना है कि कौन सा ग्रंथि हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। और यहाँ पे आप लोग को दिख भी रहा है कि इस 8-9 प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। और देखो इसमें हाँ जनन ग्रंथि लिखा हुआ ना। चलो अब देखो मिश्रित ग्रंथि में क्या होता है, ये तो आपका समझ गया। देखो अंतःस्रावी ग्रंथि के प्रकार है, अंतःस्रावी ग्रंथि मुख्यतः 9 प्रकार के दिखेगा, कहीं कहीं 6 प्रकार के भी दिखेगा। 6 प्रकार में दोनों मिक्स करके कोई को दे देता है, तो हम लोग यहाँ पे मुख्यतः भी 8 प्रकार के समझेंगे, ठीक है। 8 प्रकार में से आप लोग का बोर्ड पर लगता है कि टोटल 8 प्रकार में से 7 को लिखा हुआ है, बोर्ड पे स्पेस नहीं रहने की वजह से जनन ग्रंथि के बारे में नहीं चर्चा किया गया। तो अभी हम लोग जितना भी 8 है, ये 8 के बारे में बहुत ही ध्यान पूर्वक समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो खैर पूछना नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब मिश्रित ग्रंथि में हम लोग क्या देखेंगे कि मिश्रित का मतलब हो गया कि वो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों की तरह काम करेगा। मतलब इसमें एंजाइम भी रहेगा और इसमें हार्मोन भी रहेगा, दोनों तरह का इसमें काम करेगा। तो वो तुम्हारा कौन सा ग्लैंड हो जाएगा, मिक्स ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। तो यहाँ पे लिखा गया है, बहुत सुंदर सा बात है कि एंजाइम एवं हार्मोन दोनों स्रावित होता है, ठीक है। और मिश्रित ग्रंथि से क्यों कहते हैं, अब देखो मिश्रित ग्रंथि में एक ही एग्जाम्पल है जिसका नाम क्या है, अग्नाशय। शरीर में जो पैनक्रियाज है, जो अग्नाशय है, अग्नाशय से दोनों चीज निकलता है। अग्नाशय से एंजाइम भी निकलेगा और अग्नाशय से हार्मोन भी निकलेगा, दोनों चीज अग्नाशय से निकलता है। तो इसी चलते इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। यहाँ पे हम छोटा सा पॉइंट करके आप लोग को समझने के लिए लिख दिए हैं कि अग्नाशय का अधिकांश हिस्सा यानी कि 99% है जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है। जो अग्नाशय ने 1% वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखो 99% बाह्यस्रावी है, 1% अंतःस्रावी रहने की वजह से ना उसको मिक्स में डाल दिए, मिश्रित ग्रंथि में डाल दिए, क्योंकि थोड़ा सा तो आ गया ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर हम पढ़ा रहे हैं, अच्छा से सब पढ़ा दिए, अभी दुक्का हम पहाड़ा लिख दें और 2 नमा 16 कर दें तो लड़का सीधे कहेगा कि हाँ आपको पहाड़ा एकदम नहीं आता है ना। तो गलती बच्चा लोग जल्दी पकड़ लेगा, लेकिन सही ढेर नहीं पकड़ पाता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तब यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं कि मिश्रित ग्रंथि इसको क्यों कहते हैं। तो मिश्रित ग्रंथि कहने के लिए लिखा गया है कि अग्नाशय का अधिकांश हिस्सा यानी कि 99% जो होता है ना वो बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि कहने का मतलब कि बाह्यस्रावी ग्रंथि जहां पर रहेगा तो वहां से कौची निकलेगा, एंजाइम निकलेगा, क्योंकि वहां से हार्मोन नहीं निकलेगा। वहां से जहां पे बाह्यस्रावी हो गया तो एंजाइम ही निकलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मिश्रित ग्रंथि में आपका अग्नाशय आ गया, तो अग्नाशय में 99% बाह्यस्रावी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एकरा से एंजाइम निकलेगा। तो एंजाइम कौन कौन हो गया, देखो ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, लाइपेज एंजाइम हो गया और एक एमाइलेज एंजाइम हो गया। ये सब आपका क्या है, एंजाइम है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है किसका पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा। लाइपेज एंजाइम किसको, प्रोटीन को करेगा। और एमाइलेज किसको करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ये सब पाचन करने में मदद करता है। तो देखो एक तरह से यहाँ पे एंजाइम है। अब हार्मोन क्या निकालता है, तो देखो यहाँ पर इंसुलिन का स्राव करता है, जो कि इंसुलिन तुम्हारा क्या हो जाता है, हार्मोन हो जाता है, होता है ना। तो वही यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा ही एक खाली इंसुलिन आ गया तो तुम्हारे यहाँ पे हार्मोन का काम चालू हो गया। और जब हार्मोन आ गया तो समझ जाओ कि मिक्स ग्रंथि हो जाएगा, यहाँ पे मिक्स ग्लैंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये तीनों के बारे में था कि कौन सा बाह्यस्रावी होता है, कौन सा अंतःस्रावी होता है। और अंतःस्रावी के प्रकार यहाँ पर देख रहे हो कि अंतःस्रावी टोटल मुख्यतः 9 प्रकार का होता है। हाँ प्रोटीन का है लिखा हुआ है, प्रोटीन उल्टा पुल्टा का लिखा गया है। अच्छा हाँ मिस्टेक हो गया, चले तो ठीक है सुधार लेना, उल्टा पुल्टा हो गया है।
चलिए हाँ तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि में टोटल 8 प्रकार कौन कौन था जी, यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। मास्टर क्यों कहते हैं, मास्टर का मतलब क्या होता है कि सबको देख रेख करना। जैसे भाई मैं यहाँ पे एक छोटा सा शिक्षक के तौर पर भी कार्य कर रहे हैं, तभी देखो अभी हमारा अंडर में इतना सारा लोग हैं, काम नहीं करवा रहे लेकिन पढ़ा रहे हैं, तो इतना सारा लोग है ना, इसका मतलब ये मास्टर है। अगर तुम लोग में से कोई आकर के बोर्ड पे पढ़ाने लगे, डेली पढ़ा रहे हो, तो छोटा बच्चा जो पढ़ेगा तो बोलेगा ना कि दीदी जो है ना एक तरह से हम लोग के लिए शिक्षिका है, ठीक है, तो उसके लिए मास्टर बन जाओगे। तो यहीं पे ये हो गया ना, इसको मास्टर ग्रंथि कहने का मतलब क्या हो गया कि ये ना 6-7 ग्लैंड है ना, इस सब ग्लैंड को यही नियंत्रित करता है, ठीक है ना। मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क के बीच वाला हिस्सा में होता है, तब मस्तिष्क में है तब तो दिमाग वाला जो ग्रंथि रहेगा तो संभाल भी करेगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, और साथ साथ में कौन सा ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दूसरा है इसको थायराइड ग्रंथि या अबटू ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को और कौन सा नाम कहते हैं, अबटू ग्रंथि। एक तीसरा आपका पाराथायराइड ग्रंथि, चौथा है एड्रीनल ग्रंथि, पांचवा है थाइमस ग्रंथि, छठा है पीनियल ग्रंथि, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, और आठवां है आपका जनन ग्रंथि, जिसमें आपका वृषण जो कि पुरुष में होता है, अंडाशय जो कि महिलाएं में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बारी बारी से सब ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका पीयूष ग्रंथि होगा। पीयूष ग्रंथि देख रहा है, यही वाला पीयूष ग्रंथि, देखो यहाँ पर जाकर के इतना बड़ा पीयूष ग्रंथि है। अभी इसमें से तो तुम लोग को 10th के बेसिस पे तुम लोग को इतना बताया गया, अगर और भी हाई लेवल क्लास में जब पढ़ोगे ना तो पीयूष ग्रंथि के बारे में और भी चीज पढ़ना होगा, ठीक है। तो अभी 10th बेसिस पे तो इतना गया, बाकी सब देखो, बाकी सब छोटा छोटा में हटा हुआ है ना, देख रहा है, पाराथायराइड इतनी है, एड्रीनल ग्रंथि इतना ही है, थाइमस उतना है, लेकिन देखो पीयूष कितना बड़ा है। तो पीयूष ग्लैंड बड़ा है, इसका मतलब सबके मास्टर है ना। अब यहाँ पे देखो पीयूष ग्रंथि जो होता है वो कहाँ पे होता है, खोपड़ी के आधारीय भाग, जहां पे खोपड़ी होता है, जहां पे दिमाग होता है, दिमाग के हल्का निचला हिस्सा में। आधार का मतलब क्या होता है, बेस, यानी कि नीचे, है ना। अभी मान लो कि ये छत का जो बेस है नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि उसी पर नहीं है, ढला हुआ है। तो इसी प्रकार से पीयूष ग्रंथि जो होता है वो खोपड़ी के आधारीय भाग जो कि नीचे वाला पोर्शन में होता है, और ये ग्रंथि अन्य ग्रंथि की क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। अभी बताए थे कि एक ऐसा ग्रंथि है ना कि जो कि अधिकतर ग्लैंड को, 5-6 ग्लैंड को ना यही संभालता है। कहता है कि रुक जाओ, आप मत देखिए, हम खुद देख लेते हैं। तो कुछ कुछ क्रियाशील, अब ऐसा नहीं कि सब ग्लैंड जो जो कार्य कर रहा है सबको यही देख रहा है, सबको नहीं देख रहा। अब जैसे मान लो कि एड्रीनल ग्रंथि का कुछ काम है, तो एड्रीनल ग्रंथि का ढेर सारा काम होगा, तो उसमें से कुछ कुछ काम ऐसा होगा ना जो कि पीयूष ग्लैंड उसको क्रियाशीलता को निर्भर होता है, क्रियाशीलता को देखता है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा काम में हो जाएगा। तो इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि को हम लोग कौन सा ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी, जो कि यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है। अब पीयूष ग्रंथि से हम लोग के शरीर से बहुत सारा हार्मोन निकलता है, ढेर प्रकार का हार्मोन निकलता है। तो कौन कौन हार्मोन निकलता है, यहाँ पे आप लोग को पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखवाया गया है कि इस हार्मोन का क्या यहाँ पे है, ठीक है। तुम लोग लास्ट में जब पढ़ा दिया जाएगा तो इसको हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना, फोटो वगैरह इसका ग्रुप में डाल के। और तुम लोग क्या करना कि कॉपी पे जा करके बढ़िया से लिख लेना। अगर 10th के बेसिस पढ़ोगे तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखवा के छोड़ देंगे, ये सब मेन पॉइंट है। अगर तुम लोग को और भी अगर आप लोग को नॉलेज लेना है तो एक बार जाकर कॉपी पर लिख लेना, ठीक रहेगा ना। तो हम ग्रुप में डाल देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस यहाँ पे आराम से दीवार में रख के दम आराम से समझते रहो, ठीक है। और एक और बात तुम लोग को बता रहे हैं कि आप लोग लगन उगन में थोड़ा कम घूमिए, ठीक है ना। जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई छोड़ करके, अप्रैल मई महीना जो चल रहा है ये लगन वाला महीना होता है, इसमें कितना लइकन और कितना क्लास सब छोड़ा है। कभी क्लास छोड़ने से पहले ही नहीं सोचते हो कि अगर 2 दिन 1 दिन भी क्लास छोड़ेगा तो वहाँ कितना मेरा पढ़ाई छूटेगा। इससे किसी को मतलब नहीं, मतलब है कि मेरा शादी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो जिसके अंदर ये प्रॉब्लम जो समस्या, इस समस्या को दूर कर लो, क्योंकि लगन में अगर यही सब करते रहोगे तो तुम्हारा एग्जाम थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। क्या जाना जरूरी, बाद में जाकर के उनसे मिल लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लगन उगन थोड़ा सा कम देखो। ये देख रहा है कुंदन के, ये तो इसको तो लग रहा है, लाओ लठिया ला क्लास मटकोरवा, मट्टी को नहीं गया था गाँव दिन मटकोरवा, तब मट्टी कोरे तो इसको मटकोरवा नाम हो गया। चुप, चलो नहीं छोड़ दिया अभी लड़का को ने, लड़का है ना जी, मोह बड़े लगता है, मारते नहीं किसी को। बाल कटाया कैसे, हम बच्चा को बहुत कम पीटते हैं। बोतल
बोतल तो बोतल को बोतल से ना पीटेंगे, तुम लोग बोतल हो, ढक्कन हो। चलो देखो, ये ध्यान देंगे, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से कौन कौन हार्मोन निकलता है? तब पीयूष ग्रंथि से सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि समझ जाओ, पीयूष जहां पे आ गया सोचो वृद्धि हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि हर चीज को बढ़ाता है, और हर चीज को बढ़ाने का मतलब मेन मकसद उसको होता है हड्डी को बढ़ाना, ताकि व्यक्ति जो है बढ़ते चल जाए, लंबा हो जाए। पीयूष ग्रंथि किसी को लंबा करेगा, या पीयूष ग्रंथि किसी को नाटा कर देगा। नाटा वाले को बौना कह देते हैं, लंबा वाले को लंबगुड्डा कह देते हैं, है ना। इस प्रकार से बहुत लंबू भी बोल देते हैं, मतलब लंबा है तो लंबू और नाटा तो बौनी। बौना, हाँ, लड़का है तो बौना, लड़की हो तो बौनी, है ना। इस प्रकार से नाम होता है। तो खैर वो तो अलग अलग बात है, बाकी उसका नाम भी सब धर देता है ना। चलिए, तो वृद्धि हार्मोन में हम लोग क्या देखेंगे कि ये हड्डी को वृद्धि करेगा। किसको वृद्धि करेगा? हड्डी को। हाँ बताओ, हड्डी बढ़ेगा तो शरीर मेरा लंबा होते चल जाएगा ना जी। कोई व्यक्ति की हड्डी तन्नी हुआ तो खाली मांसवा से लंबा नहीं ना होगा, कि हड्डी इतनी हुआ, मांस इतना निकल गया, यहाँ से यहाँ मांस है, मांस पे एक बार मारा तो मांस इसे लपक जाएगा, ठीक है ना। तो आधा टूट ही गया तो मूड़ी ऐसे लचकले जाएगा। तो यहाँ पे हड्डी को बढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए, हाँ, सब का कारण तो वही है। तोहनी के पकड़े आएंगे ना यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ चुप रहो, बहुत बोलता है तुम जी, मतलब लाइक करना कहिए नहीं जा। तुम बोल दिया ना, सब सुन लिया ना इसका बात। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देना क्या है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, वृद्धि हार्मोन में क्या होता है कि हड्डी को वृद्धि करेगा, ठीक है। और भी पॉइंट, और देखो और क्या कह रहा है, यौवनारंभ से पूर्व, अगर किसी का यौवनारंभ अगर स्टार्ट नहीं हुआ है, यौवनारंभ 12 से 13 साल में स्टार्ट होता है लड़का में, लड़की में भी लगभग उतना ही के आसपास में 1 साल के अंतर रहता है, ठीक है ना। तो यौवनारंभ जब स्टार्ट होगा तो यौवनारंभ के पहले जो भी बच्चा 10-11 साल का, अगर उसके पहले ये जो हार्मोन है वृद्धि हार्मोन, जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, और इसको शॉर्ट में ASTH भी कहते हैं, लिखा हुआ होगा, देखो लिखा हुआ है ASTH, इसको शॉर्ट में ASTH हार्मोन भी कहते हैं। इस शॉर्ट वाला भी नाम रखना, इसको बोलते हैं TSH, ये तुम्हारा हो गया LTH, ये तुम्हारा ADH, ठीक है ना। इस प्रकार का तुम्हारा शॉर्ट नेम भी हो गया। तो यौवनारंभ से पूर्व अगर कोई बच्चा 10-11 साल है, अगर उसके पहले से अगर ये हार्मोन वृद्धि हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकले ना, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, लंबा कि बहुत लंबा? बहुत लंबा, हद से ज्यादा लंबा, जो चाहिए नहीं। जिसमें देखते हैं छोटा बच्चा ही होता है जो कि एकदम भयंकर शरीर मोटा बहुत हो जाता है ना। नहीं, छोटा बच्चा में खूब मोटा हो जाता है, एगो छोटा है बहुत लंबो हो जाता है। तो यही सब पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, पीयूष जो ग्रंथि है उससे जो हार्मोन निकलता है उसी की वजह से होता है, ठीक है। अब देखो, व्यक्ति तो बहुत लंबा हो जाएगा तो उसको बीमारी हम लोग दे देते हैं कि उसको कौची की बीमारी है, लंबेपन की बीमारी है। कोई इतना, हाँ उसको कह सकते हैं ना, जो बौना तो उसको नहीं देखेगा, बौनापन की बीमारी है, एकदम बौना के बौने रह गया, ठीक है ना। माने उम्र है 30 साल क्या, बौना के बौने रह जाता है। तो इस प्रकार से हार्मोन वहां पे काम नहीं करता। चलो ये देखो, अब देखो इसका बीमारी क्या हो जाएगी कि लंबेपन की बीमारी, इसको कहेंगे कि वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, लंबा हो गया, ठीक है। लंबेपन मतलब लंबा हो गया, ठीक है। अगर यौवनारंभ के बाद, देखो अभी नहीं कह रहे हैं कि यौवनारंभ के पहले आएगा तब तो लंबा होना जरूरी नहीं है। यौवनारंभ के पहले अगर आता है तो वो ना लिमिट में हार्मोन निकलना चाहिए, जो हम लोग को जरूरत मात्रा उतना ही, जिसमें जो लिमिट मात्रा में निकलता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक है ना कि दम अधिक मात्रा में निकल रहा है तो अधिक मात्रा में निकलेगा तो अधिक लंबा हो जाएगा। एक है कि लिमिट के अनुसार, उम्र के अनुसार वो व्यक्ति कोई लंबा हो रहा है तो वो व्यक्ति को हम लोग लंबेपन की बीमारी कहेंगे, नहीं कहेंगे। वो व्यक्ति उम्र के अनुसार क्या हो गया, बढ़ गया। एक वो कि 8-10 साल में लग रहा है कि एकदम तार के पेड़ को छू देगा, तो वो अलग चीज हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, अगर यौवनारंभ के बाद अगर ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकले,
यौवनारंभ के बाद, जैसे अब 13-14 साल के बाद हो गया, ठीक है, 13-14 साल के बाद यौवनारंभ जब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, लड़का में यौवनारंभ कहने का मतलब आवाज भारी हो जाएगा, दाढ़ी मूछ निकलने लगेगा, तो यौवनारंभ सोचो क्या स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखो यौवनारंभ के बाद अगर वृद्धि हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, ये गाना किसके यहाँ बज रहा है जी अभी सुबह सुबह? डेली नहीं था, 10 दिन से तो हमको पढ़ाने में बड़ा दिक्कत हो जा रहा है। चलिए फिर, अरे ठीक है रुको ना। तो यौवनारंभ के बाद अधिकता होने पर क्या होगा? बीमारी हो जाएगा, जिस बीमारी का नाम क्या हो जाता है जी? अतिकायता। बीमारी का नाम क्या होगा? उसको हम लोग बोलते हैं कि देखो जी वो अतिकायता है, उसको बीमारी है। कैसे जानेंगे कि आए भैया हुआ अतिकायता वाला रोग से ग्रसित है? तो उसका लक्षण लिखा हुआ है। इसका लक्षण देखिए, लड़कियों का शरीर अक्सर लड़की में ज्यादा होगा, ये सब लड़की में अक्सर ज्यादा देखने को मिलता है। लड़कियों का शरीर जो ना भद्दा हो जाएगा। भद्दा का मतलब एकदम देखे में बेढंगा जैसा लगेगी, ठीक है ना, मतलब कि दम गजबे टाइप को दिखबे करेगी, एकदम कम उम्र में एकदम, अरे क्या उसको बता कैसे बोले, मतलब मोटा हो जाएगा, भदक्कर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, गजब देखे में लगेगा, तनिए उम्र में एकदम मोटा जैसा, और कुछ उसका रहन सहन भी कुछ अलग हो जाता है। इसमें कहता आवाज क्या हो जाएगा? भारी हो जाए। लड़की रहेगी लेकिन लड़का नहीं आवाज निकालेगी, ठीक है ना। इसमें हम लोग कितना अच्छा से बोलते हैं, लड़की हो जाएगी तो मम्मी कहाँ गेले हैं, देखो ये अब इसमें जो बोले ना हम लोग एकदम भयंकर आवाज निकाले। तो इस प्रकार से ना लड़की का आवाज ना लड़का जैसा हो जाएगा, लड़का जैसा ही ना कि एकदम बिल्कुल लड़का, लेकिन आवाज में ना भारीपन आ जाएगा। जिसमें लड़की का आवाज कितना सुरीली होता है, सुरीली होता है लेकिन अन्नस बढ़ता है। जो भी महीन आवाज होता है वो अन्नस बढ़ता है, और जो मोटा आवाज है तो अन्नस नहीं बढ़ता है। हॉर्न बांध दो, चोंगा हॉर्न से एकदम अन्नस बढ़ेगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन वही डीजे बजा दो, सब मजा नाचने के लिए प्रेरित हो जाता है ना। तो डीजे से मोटा आवाज करके निकालता है, हॉर्न में एकदम मारता है, चोंगा नहीं, यहाँ बैठे सदावा तक आवाज चल जाता है, सॉरी मतलब इधर तक, ठीक है ना। हॉर्न के सामने कोई नहीं डांस करता है, हॉर्न के सामने डांस कर देगा, वो पगला जाएगा। वही से पता चले कि वहां डांस किया, कल हॉस्पिटल में भर्ती है, कौची वाला बात, कान के चल कान में पानी निकल रहा है, रुआ ठूस के आएंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए तो इसमें क्या हो जाता है बाबू, यौवनारंभ के बाद अरे यार तू कोची फंस रहा है जी तेरी के। यौवनारंभ के बाद अगर अधिकता में आएगा, देखो अगर पहले आएगा तो व्यक्ति लंबा हो जाएगा, लंबेपन की बीमारी कहेंगे। अगर यौवनारंभ के बाद ही प्रक्रिया होता है तो इसको बीमारी का नाम हो जाएगा अतिकायता। लड़की का शरीर भद्दा दिखने में लगेगा, आवाज हो जाएगा भारी जैसा दम, ठीक है ना, भयंकर लगेगी आवाज जैसा। शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे? एसटीएच। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसटीएच। अगर बचपन में एसटीएच हार्मोन ही बंद हो जाए, बचपन में ही अगर एसटीएच हार्मोन बंद हो जाए तो देखना उम्र रहेगा 30 साल का, देखने में लगेगा कि 5 साल के है, बउआ है, गोदी में टांग के खिलावेगा उसको, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बौनापन। क्या बोलेंगे? बौनापन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्वार्फिज्म। बहुत सारे ऐसे मेरे भी गांव में देखे हैं, लेकिन अभी मेरे नजर में है नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि देखने में 20 साल हो गया, लेकिन उसको देखोगे ना तो लगेगा कि 5 साल के हैं, 5-10 साल के। हाँ एगो है ना उन्हें के, हाँ उसके यहाँ है एगो, वो लगता है कि रोते ही रहता है ना ये देखने पर, कोई के फेस उसा है। चलिए तो पीयूष, देखो तो पीयूष ग्रंथि से मेरा ये वाला हार्मोन निकला, जिसका कौन सा हार्मोन नाम था बुआ? वृद्धि हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसटीएच, यानी कि सोमाटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन भी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पीयूष ग्रंथि से मेरा एक दूसरा हार्मोन निकल रहा है, जिसका नाम है थायरोट्रोपिन या थायराइड उत्तेजक हार्मोन। ये एक प्रकार का और हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है, जिसको शॉर्ट में लोग बोलते हैं टीएसएच, यानी कि वही वाला चीज बात तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ खाली स्टिमुलेटिंग लिखा हुआ है, बाकी सब वही चीज, खाली यहाँ स्टिमुलेटिंग लिखा हुआ, बाकी सब वही है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, इसमें क्या होता है कि थायराइड नामक ग्रंथि को भी उत्तेजित करेगा। थायराइड ग्लैंड जो है ना, तो थायराइड ग्लैंड जो हमारे शरीर में, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे दूसरे नंबर पे थायराइड ग्लैंड है, तो या इसको क्या बोलते हैं? अबटू ग्रंथि भी। तो क्या करता है? थायराइड नामक ग्रंथि को उत्तेजित करेगा। थायराइड नामक ग्रंथि को बोले ना कि अधिकतर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि ही देखता है, तो पीयूष ग्रंथि क्या करेगा? थायराइड ग्रंथि को भी क्या करेगा? उत्तेजित करेगा कि देखो जाओ आयोडीन की कमी है, वहां पे तुम इसको भरपाई करो। लेकिन ये क्या करता है? लेकिन आयोडीन की कमी जब अधिक मात्रा में होने लगता है तो यहाँ पे एक बीमारी हो जाता है, जिसका नाम क्या होता है? घेघा रोग, ठीक है ना। कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। घेघा रोग जब तुम्हारा कौची की कमी हो जाएगा? आयोडीन की कमी होगा, तो आयोडीन की कमी केकरा में हो जाएगा?
थायराइड ग्रंथि में। थायराइड ग्रंथि से ही थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जेकरा वजह से यहाँ पे आयोडीन की मात्रा को बरकरार रखता है। जब ये आयोडीन की मात्रा कम जाएगा तो घेघा रोग हो जाएगा, गला के पास लटक जाएगा। किस में होगा आयोडीन, किस में होता है? नमक में कि मिर्चाई में? नमक में ही चलता। नमक खाना चाहिए लेकिन इतना भी ना कि खाली सब्जी में नमक डाल दिए कि आयोडीन पूरा भरपूर कर लेता है, 1 साल तक चलेगा। औसा भी नहीं ना, हो जाएगा। औसा भी नहीं होना चाहिए कि एक के बार में सब 10 दिन तक उसको रख लेते हैं। चलिए तीसरा आपको दिख रहा होगा, तीसरा आपको दिख रहा है लैक्टोजेनिक या ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन, एलटीएच। एलटीएच हार्मोन क्या करता है? देखो एलटीएच हार्मोन क्या करता है, पीयूष ग्रंथि का ही भाग है। तो एलटीएच हार्मोन क्या करेगा छोटू, मादाओं में, मादाओं बोले तो पुरुष की नर, नर नाम गधा है, तो हम बोले कि पुरुष की नर तो बोला नर, का तुम भी नारी कौन हो जाएगा, नारी। अभी ना कि मादा मतलब स्त्री की नारी, तो दोनों है ना। हाँ मादा मतलब समझो, मादा को मेल कहते हैं कि फीमेल, मादा को फीमेल कहते हैं, फीमेल कहते हैं, मेल ना कहते हैं जी। हाँ मादा को क्या कहते हैं, मेल कहते हैं। पुरुष को तो तू फीमेल है रे, ये देखो ये लड़का फीमेल है, देख लीजिए तुम फीमेल है। तुम आओ कैमरा के सामने आओ, प्रूव करो, देखिए दिखाते हैं आपको, आओ इधर। तू कहा गड़बड़ा रहा है कि तुम फीमेल है कि मेल है? मेल फीमेल मत गड़बड़ाओ। चलिए अरे तू फीमेल है तो दिक्कत हो ही जाएगा, ज्यादा तुम्हारे पापा को दिक्कत होगा कि हमारे घर में 1 बेटी सब 2 बेटी हो गया, 3 तो बेटी हो गया जी एक तरह से, सरस को भी सब बेटियां कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन या ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है। ये हार्मोन क्या होता है कि मादाओं में संतानोत्पत्ति के समय बनता है। ये हार्मोन कब बनता है छोटू, बताओ जी, ये हार्मोन कब बनेगा? ये हार्मोन कब बनेगा? जब संतानोत्पत्ति यानी कि जब बच्चा का जन्म होता है, ठीक है ना, संतान का जन्म होता है, उस समय यही हार्मोन बनता है। क्योंकि ये हार्मोन क्यों बनता है, क्योंकि ये दुग्ध को उत्पादन करने में सहायता करता है। जब बच्चा का जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद अब माँ क्या करेगी, अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहेगी, तो उसी समय स्तन में दुग्ध उत्पादन में क्या करता है, सहायता करता है। कौन सा हार्मोन? लैक्टोजेनिक हार्मोन। किसमें होता है? पीयूष ग्रंथि में होता है। तो देखो पीयूष ग्रंथि का कितना सारा काम है, अधिकतर काम मत यही कंट्रोल कर रहा है, नहीं कर रहा है, अधिकतर काम यही कंट्रोल कर ले रहा है। चलिए अब आपको देखना है एक अगला हार्मोन है जिसका इसी से निकलता है एक और हार्मोन जिसका नाम है एंटीडायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन, जिसको हम लोग बोलते हैं एडीएच। क्या बोलते हैं? एडीएच। अब इसका काम क्या होता है, इस हार्मोन का काम क्या होता है कि ये शरीर में, किसमें, शरीर में जल संतुलन को बरकरार रखता है। अगर शरीर में जल संतुलन है, जल है, तो जल के मात्रा को क्या रखता है, बरकरार रखता है। वो कहीं जा रहा है का छोटका, ठीक है ना। तो शरीर में जल के संतुलन को क्या करेगा, बरकरार रखेगा, यानी कि पानी की कमी होने को क्या करता, बचाता। अभी ना कि पानी की कमी है तो दम कमी करते रहो, पानी भरते रहेगा, ऐसा नहीं। लेकिन ये क्या करता है, शरीर में जल को संतुलित कर ले रहता है, नहीं संतुलित बना कर रखता है कि पानी को ज्यादा बर्बाद नहीं करना है। हम लोग करते हैं ना, तुम लोग ज्यादा बर्बाद करते हो ना पानी को, नहाने के लिए 1 बाल्टी तो नहाते हो ड्राम में भर के, आता अभी गंदा पानी तो निकलेगा ना, गंदा पानी भी आ रहा है, साफ है लेके। चलिए अगर ये हार्मोन की कमी हो गया, अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी पुरुष या किसी भी महिला या किसी भी स्त्री या किसी भी जनानी कोई में भी अगर ये हार्मोन की कमी हुआ, एंटीडायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन हार्मोन का कमी होगा, तो इस कमी से एक रोग होता है जिसका नाम क्या है, बहुमूत्रता बीमारी। यानी कि इसमें ना बार बार पेशाब लगेगा। अगर ये बीमारी हो गया तो बार बार इसमें पेशाब लगेगा। देखो यहाँ पर लिख भी दिया, लक्षण है बार बार पेशाब लगना। क्यों लगता है बार बार पेशाब? क्योंकि इस बीमारी को होने पर इसमें मूत्र ना अधिक मात्रा में बनने लगता है, पेशाब अधिक मात्रा में बनने लगेगा। तो अधिक मात्रा में बनने करेगा तो उसको उत्सर्जित करना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि हमारे शरीर में जो उत्सर्जन में जो ग्लैंड होता है वो 500 ml तक ही क्षमता है उसको रखने के लिए। अब उससे ज्यादा हो जाएगा तो अपना नहीं, फटता नहीं है, फिर
किडनी को खराब करने लगा, फिर यूरिया से अमोनिया, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होने लगता है। अब देखो ये क्या है, लक्षण इसका क्या है कि बार बार पेशाब आना। क्यों पेशाब लगता है जी? क्योंकि मूत्र इसमें अधिक बनने लगता है। कौन बीमारी पर? कौन बीमारी? जब एंटीडायरेटिक हार्मोन की कमी होने पर। कौन बीमारी? तो बीमारी ही है बहुमूत्रता बीमारी, ठीक है ना। ये हार्मोन जब कम होने लगेगा तब, ठीक है। यही चलते शरीर में जितना भी शरीर में हमारा चीज है सब इंपॉर्टेंट है, और सब अपना कार्य ना अपने हिसाब से कर, अपना मनमानी नहीं कि हमारा ही मन रहेगा तो हम करेंगे। जैसे तुम लोग हो ना, नहीं आप ऐसे बोलिएगा, नहीं हमको जो मन रहेगा वही करेंगे। आप बुलाइएगा 7:45 में, एक को दिन नहीं आएंगे, मार लीजिए हम तो आइए करेंगे 8 बजे के 5 मिनट पहले आएंगे, चाहे हमको बाहर निकाले चाहे कुछ भी करिए। ये होता है जिद। तो यही करेगा तो बताओ, शरीर में अगर ऐसा गुस्सा कर ले कि नहीं आज हम हार्मोने नहीं बनाएंगे, आज सब ग्रंथि को रोक देंगे, तो बताओ जी वो आदमी बचेगा? तो बताओ, हमने अपने में गुस्सा आते फिर भी शरीर को कष्ट देते भर में भी हमारा ग्रंथि सब काम कर रहा है, कितना खुश हुआ है कि चलो भाई हम कहा ला कष्ट दे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग को भी चाहिए कि हम ग्लैंड की तरह बने। शरीर के अंदर जो ग्लैंड है जिससे हम लोग बातचीत भी नहीं कर रहे फिर भी वो अपना आराम से काम कर रहा है। कभी गुस्सियाता है? वो कभी नहीं गुस्सियाएगा। जहिया गुस्सिया गया तो तोरा लपेट देगा, काम खत्म। धरती छोड़ना पड़ेगा, धरती पर तू रहेगा, बाकी चीज ऊपरे रहेगा, है ना। ठीक है, चलिए एक और भी होता है जो होता है ऑक्सीटोसिन। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है सिर्फ और सिर्फ महिलाएं लोग में बनती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पुरुष में नहीं बनेगा, ठीक है ना। काहे नहीं बनेगा? देखो इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इसे कौन सा हार्मोन कहते हैं? बर्थ हार्मोन, क्योंकि ये बच्चा जब जन्म लेता है तो ये वाला काम करता है। तो बताओ बच्चा जन्म देने का काम किसका? पुरुष का? महिला का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन में क्या होता है? इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि संतानों उत्पत्ति के बाद, यानी कि संतान की उत्पत्ति के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद गर्भाशय की दीवारों को क्या करता है? संकुचित करता है। जब बच्चा जन्म लेने लायक होता है तो गर्भाशय की दीवार को, जो गर्भाशय होगा उसको संकुचित करेगा, यानी कि छोटा कर देगा, ऊपर के छोटा कर देता है, एकदम चमोर ममोर के छोटा करके अब बच्चा को बाहर निकालने में मदद करता है। और तीसरा बात क्या है कि दुग्ध स्राव को भी उत्प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है कि दूध को भी बना करके बाहर निकालने के लिए ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब आपका एक आ जाएगा क्या बात कर रहे हो? अब यहाँ पे आपका आ जाएगा थायराइड ग्रंथि। अब कौन सा ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि में आप लोग को क्या देखना है कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इसका जगह कहाँ पे होता है? ये होता है गले में श्वास नली के पास स्थित। कहाँ पे होता है? गले में श्वास नली के पास ये हार्मोन स्थित होगा, गले के पास। इसका वीडियो जब हम अपलोड अगर करने लायक रहेगा, अगर क्लियर बना हुआ रहेगा तो हम अगर अपलोड करेंगे तो यहाँ पे जितना भी जो ग्लैंड है सब ग्लैंड का इमेज भी आप लोग को हम दर्शा करके वहां पे डाल देंगे, ताकि एक बार वीडियो देखोगे तो कहाँ पे ग्लैंड है, कैसा ग्लैंड होता है, किस प्रकार का होता है, साइड में हम फोटो लगा लगा के आप लोग को समझाने की कोशिश किया जाएगा। तो वहां पे हम बता दे, क्योंकि यहाँ पर तो फोटो ला नहीं सकते क्योंकि हम लोग समझ रहा ना, हम लोग छोटा कोचिंग हम लोग बस छोटा कोचिंग में अभी हम लोग स्मार्ट बोर्ड तो अभी लाने की क्षमता है नहीं, लेकिन जो भी है ना जबरदस्त है, अभी हम लोग के लिए ही ना जबरदस्त है। देखो जो भी व्यक्ति गरीब होते हैं ना उतना ही में खुश रहता है, लेकिन जो जितना ही पैसा वाला रहेगा ना उसको उतना ही टेंशन होता है। इससे कम पैसा तो हम लोग आराम से जीवन जीते हैं, तो हमको टेंशन कहाँ है? टेंशन हमको ये चीज का है, टेंशन हमको इस वजह से है कि काश आज मेरे बच्चों के लिए एक स्मार्ट बोर्ड रहता। अगर इन लोग का सपोर्ट रहे, एक बार लाइक कर दीजिएगा, अगर इन लोग का सपोर्ट रहे तो हम स्मार्ट बोर्ड ला करके यहाँ पे हम आप लोग को फोटो सहित सब चीज यहाँ पे उपलब्ध करवा देते। लेकिन क्या ही किया जाए, जो भी है अपना तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि हम यहाँ पे जितना होता है हम आप लोग को बताते चले। चलिए अब यहाँ शांत रहिए जी, देखो यहाँ पे, अरे तुम लोग सपोर्ट करो ना जी, बाकी तो हमारे यूट्यूबर भाई साहब है ना, वो लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्रंथि का काम क्या होता है समझिएगा। ये गले में श्वास नली के पास होता है। कहाँ पे होता है? श्वास नली के पास। काश यहाँ पे किसी पेरेंट्स का अगर परमिशन आ जाता है कि हमारी बेटी या बेटा को मार दीजिए, तो यहाँ पे अभी तुरंत हम पोस्टमार्टम करके सब ग्लैंड निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन काश ऐसा किसी का ही नहीं।
चलिए थोड़ा सा कॉल कट गया, कॉल कट गया था, बोल वीडियो कट गया था। क्यों कट गया था जी? क्योंकि कॉल आ गया था। देख लो पीछे एक बार, खड़ा होकर एक बार देख लेना। चलिए हाँ तो बैठ जाइए। चलो थायराइड ग्रंथि के बारे में क्या देखेंगे छोटू, कि यह गले में श्वास नली के पास स्थित होता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या निकलेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन। इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? घेघा रोग, या घेघा रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाइटर रोग। ठीक है, अगर यही हार्मोन अगर कम मात्रा में निकले, अगर यही हार्मोन कम मात्रा में निकले, एकदम कम तनी तनी, है ना, एकदम तनी तनी थोड़ा थोड़ा निकले, तो ये क्या हो जाएगा कि इससे एक रोग होता है, जिस रोग को क्या कहते हैं? क्रेटेनिज्म रोग। क्या कहते हैं बाबू? क्रेटेनिज्म रोग। अगर ये हार्मोन कम मात्रा में निकले तो इसको हम लोग कहते हैं क्रेटेनिज्म रोग। समझ में आ गया इतना बात है? चलिए क्रेटेनिज्म, इसका लक्षण क्या होगा? अगर किसी को अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम मात्रा में निकले तो इससे जो लक्षण होगा, वो लक्षण क्या होगा कि उसका लक्षण अब बच्चा जैसा व्यवहार रहेगा। ठीक है ना, कि उसको लॉक करो जी, उसको एक मिनट उसको लॉक करो तो। चलिए नहीं पता चलता उसे। चलो यहाँ पे देखो लक्षण क्या हो जाएगा जी? बच्चों जैसा व्यवहार। जैसे में आदमी है सियान, 30-35 साल के है, ठीक है ना, 40 साल के है, लेकिन लक्षण दम बुतरू नियर, दम बउआ नियर करेगा। ठीक है ना, कि दम लूरे नहीं। इसमें लाइकन कैसे करता है? लाइकन कैसे करता है? ठीक है ना, हमारे पास एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारा नहीं है करा। अरे हम ये हमरा पे करा क्या? अरे हम तो बच्चा जैसा रह के पढ़ाते हैं ना, कि ताकि बच्चों को ऐसा न लगे, फ्रेंडली तरह रह के पढ़ाते, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि डर अंदर रहे। तो ये हमरे कह रहा है कि क्रेटेनिज्म रोग है। बताओ नहीं, बच्चा के रोग कौची का बच्चा जैसा, और जो लइकवे है तो लइकवा के कौची कहेंगे जी? सियानका में ये सब होता है, सियाना में होता है। जो बड़े लोग हैं उसमें ना कम मात्रा में जब हार्मोन निकलेगा ना, तो इससे कौन सा रोग हो जाता है? क्रेटेनिज्म रोग होता है। और लक्षण जो होता है, चुप रहो, लक्षण क्या हो जाएगा? बच्चा जैसा व्यवहार। किसके जैसा व्यवहार करेगा? बच्चा। अब बच्चा जैसा व्यवहार है, और अन्य लक्षण में भी और देख सकते हो कि इसका मानसिक और शारीरिक विकास भी रुक जाएगा। लो 35 साल के है, शरीर तनिए को रह गया, मतलब इतनी आदमी है, शरीर 35 साल के 40 साल को होले, लेकिन लक्षण रहेगा एकदम बच्चा जैसा। और मानसिक मतलब कि दिमागे नहीं बढ़ता है। अब दिमाग नहीं बढ़ेगा तो लइके वाला न बुद्धि रहेगा, नहीं लड़का वाला बुद्धि रहेगा, इस प्रकार का। उसके बाद इसमें जनन अंग का भी विकास नहीं होता है। चलिए अब अगर यही हार्मोन, ये हार्मोन अगर यौवनारंभ के बाद थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, अगर थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन, तो शांत रहो तब समझ में आएगा, वरना पिटैया कर देंगे। कुछ तुमको कहीं समझ में नहीं आता है। तुम अब क्या करो ना, जो कहेंगे वो करना। रुको, अभी लाइव क्लास में तो नहीं कुछ बोल सकते, तुमको बाद में बताते हैं। कभी तुम ध्यान से यहाँ पे देखते हो कोई भी चीज को बताएंगे, उधर बात करते रहती हो। बताओ ऐसे होगा पढ़ाई? रुचि है ना, इसका नाम रुचि है ना, श्रुति भी नाम था ना इसका। कभी भी पढ़ाएंगे तो 5 मिनट बताएंगे, या फिर उधर बात करेंगे, या फिर बोले कि अरे क्या क्या बोल दिया, हमको तो समझ में नहीं आया। इतना इजी लैंग्वेज करके तुम लोग के चलते लिखा गया, फिर भी बोलते समझ में। अस्थिर से कभी बैठो और बाद देखो, फिर बोलना कि नहीं समझ में आया। ठीक है, ऐसा फिर मौके नहीं आएगा, तब करेंगे फिर देह पर लदेगी, वो करेगी। तू देख लबराती में आई है, स्वभाव है। चलिए यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना है। उसके बाद तुम लोग को क्या है, लक्षण कैसा रहेगा? बच्चा जैसा, बाकी सब तो हो गया। अब देखो अगर यही चीज यौवनारंभ के बाद अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो गया, तो इससे क्या होता है ना, एक रोग होता है जिसका नाम क्या है? मिक्सिडेमा। कौन सा रोग है? मिक्सिडेमा। और इसका समस्या क्या होता है कि इसकी समस्या क्या हो जाएगी कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ेगा। उसका हृदय की धड़कन न मंद हो जाएगा। हाँ, हृदय की धड़कन क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। मंद का मतलब क्या होता है? अरे रुक जाना, धीमा। रुक गया तो कामे खत्म हो गया। हृदय की धड़कन अगर रुक गया तो कामे खत्म, तो उसको लपेट ही देगा। हृदय की धड़कन मंद होना, मंद का मतलब दम स्लोली चलेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से दम स्लो। अगर यही हार्मोन लंबा समय तक ही बंद रहे, कौन समय तक? लंबा समय तक। अगर ये हार्मोन एकदम काफी लंबा समय तक बंद रहे, तो समझ जाओ वो व्यक्ति खूब तेज बोलने लगेगा। देख रहा ना, मनुष्य क्या हो जाएगा? गूंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो तुम ध्यान दो, वही तो हम बोल रहे हैं कि तेज बोलने लगेगा। और साथ में क्या हो जाएगा? बहरा। ठीक है ना, बहरा भी हो जाएगा, मतलब सुनबे नहीं करेगा। कब? ये हार्मोन अगर लंबे समय तक रहे
तब, ठीक है ना। बोलेंगे कि साहिल, तो वो देखेगा टुकुर टुकुर, को पता नहीं चलेगा कि क्या बोल रहा है। मुंह में जो जब चलाएंगे उसके बाद ही पकड़ेगा, ठीक। तो इस प्रकार से तो दोनों ना रहेगा जी। चलिए यहाँ पे देखेंगे, ये देखो यहाँ पे गूंगा और साथ में क्या हो जाएगा, बहरा, दोनों हो जाएगा। कब, जब तुम्हारा यहाँ पे लंबे समय तक थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी रहेगी तब। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा रहे, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकले, जब ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो उसको आंख में बाहर निकल जाएगा। जैसे में देखो, इससे रोग होता है जिसका नाम एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ठीक है ना। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ठीक है ना। इसका रोग है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर इसका रोग है। और इसका लक्षण क्या है कि इसमें आंख क्या रहता है, बाहर निकल रहा था। बाहर निकलने का ही नहीं कि हम इसको आंख ऐसे लटक गया, उसको ऐसे ढोते चलेंगे, वो ऐसा नहीं निकलेगा। आंख के मतलब कि कोई, जिसमें एगो मसौरी, मतलब अगल देखना कोई चूड़ी एक जगह बिकता है, उसका देखना एक आंख जो है ना एकदम बहुत गजब तक ताके वाला लगता है कि दोनों आंखवा ऐसे बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो समझ जाओ कि वो जो पक्का वो थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता रहने की वजह से उसका आंख क्या हो गया होगा, बाहर आ गया एकदम। तो तुम्हारे पिटवाए देगी, फोटो खींच, कहा फोटो खींच रहे हैं जी, तुम बोलो कि ऐसे ही कुछ भी। चलिए, अरे अब कानू घूमता, हाँ उसी से। चलिए अब यहाँ पे आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आपका कौन सा ग्रंथि आने वाला है जी, पैराथायराइड ग्रंथि। ये पैराथायराइड, ठीक है ना। ये ग्रंथि है जिसका नाम क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि। इसमें क्या होता है, इसमें सीए तथा पी को नियंत्रित करेगा, यानी कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कैल्शियम को और फास्फोरस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पैराथायराइड ग्लैंड। अगर यही ग्लैंड अगर खिसिया गया और जहिया कैल्शियम और फास्फोरस का कंट्रोल नहीं किया, तो समझ जाओ कि कैल्शियम फास्फोरस एक बीमारी हो जाता है जिसका नाम क्या होता है, पथरी। क्या नाम होता है, पथरी, ठीक है ना। इस प्रकार चलो, तो कैल्शियम तथा फास्फोरस को क्या करता है, नियंत्रित करेगा। साथ साथ में इससे पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलेगा, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन भी निकलता है। और इस हार्मोन की अधिकता से अगर ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकले तब क्या होगा, अगर ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकले तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाना, रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देगा, ठीक है। गुर्दे में, गुर्दा किसको कहते हैं, लीवर को ना, हाँ भैया, किडनी को नहीं खाते, मतलब कुछ भी बोलो तो हाँ भैया, आप जो बोले वही सही है। भरोसा नहीं यार, भरोसा खाली ये सब चीज लगी, आप कुछ बोलेंगे तो भरोसा तो रहेगा नहीं। चलो कोची गिरा दिया, गिरा दिया थैला, मैं कोची गिरा दिया जी। अरे तुम का ढक्कन है जी, वे कैसे गिरा दे रहा। चलो अब यहाँ पे देखो, अगर ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकले, कौन मात्रा में, ज्यादा मतलब अधिक ना, अगर ये ज्यादा मात्रा में निकले तो क्या होता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगा और गुर्दे में यानी किडनी में पत्थर के रूप में जमा हो जाएगा। किडनी के पास एक पत्थर जैसा जम जाए, इसको पथरी वाला रोग कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, गुर्दा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जरूरी नहीं कि एकदम जम गया तो खराब हो जाएगा, हाँ उसको लंबा समय तक छोड़ दो, इलाज उलाज मत करो, पेट में दर्द इसे करते करते किडनी क्या हो जाएगा, स्वाहा, ठीक है ना। यह ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं है। देखो ये जो ग्लैंड है ना, पैराथायराइड ग्रंथ पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं है, खुद अपना कंट्रोल खुद करता है, ये अपना कंट्रोल खुद कर लेता है, ये किसी के हक में नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है। अब हम लोग चलते हैं एड्रीनल ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि बुआ, एड्रीनल ग्रंथि। कौन सा ग्लैंड आ गया, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में क्या होता है कि यह स्थान कहाँ है, गुर्दे के ऊपरी भाग में। कहाँ पे होता है, गुर्दे के ऊपरी भाग, गुर्दी बोले तो किडनी, गुर्दा बोले तो ऊपरी भाग। कहा तुम बोलता नहीं समझ में आता है क्या बोल रहे हैं, गुर्दा बोले तो ऊपरी भाग, कुत्ता बोले तो खेत में। मतलब अरे कहां में आएगा ना कि मतलब खेत में देख लिया तो कुत्ता बोले तो खेत में। चलो आप देखेंगे कौन कौन है। चलिए स्थान क्या हो जाएगा, गुर्दा के ऊपरी भाग में रहेगा। और ये क्या करता है, दोनों किडनी पर एक एक ग्रंथि होगा। ये जो ग्रंथि होता है एड्रीनल ग्रंथि, दोनों किडनी के ऊपरे
दोनों किडनी होता है, किडनी के होता है जी, किडनी के होता है, दो होता है ना, तो किडनी दो होता है, तो दोनों किडनी के ऊपर एक गो एड्रीनल ग्रंथि तुम्हारा रहेगा, ठीक है। और यह हार्मोन रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है, ये हार्मोन ब्लड प्रेशर को भी क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। और इसको लड़ो और उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। एड्रीनल ग्रंथि को हम लोग फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको कौन सा हार्मोन कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट। एगो थाइलेमस हाइपोथैलेमस ये सब नहीं आया ना, थाइमस, अच्छा ये सब के बारे में बता देंगे, ये सब नहीं आया। चलिए अब यहाँ पे देखो, इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन क्यों कहते हैं, क्या बोल रहे हैं बोलिए क्या। चलिए यहाँ पर देखो, यह हार्मोन रक्तचाप को क्या करता है, नियंत्रित करेगा। और साथ में यह लड़ो और उड़ो यानी कि फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड क्या हो जाएगा, फ्लाइट, फाइट एंड लड़ो और उड़ो, उड़ो उड़ो, लड़ती तो मरती कहाँ लड़े, लड़ के जीतो, और तू लड़ेगा तो मरेगा, लड़ के मरना है तो भारत की रक्षा करते करते मरो, लड़ के तो मरो, ये ना कि अपने में लड़ ले, भाई भाई में लड़ लिया, काट कूट के गुजरी करके मर गए। तो अरे भाई भाई में लड़ाई होता है, शादी ब्याह होने के बाद एक घर दो बन जाता है ना, 3 भाई रहेगा तो 3 गो घर बन जाए खाली शादी होने के बाद, ये सब होते रहता है अक्सर सबके घर में। देखो इसको हम लोग रक्षक हार्मोन भी कहते हैं, कौन सा हार्मोन कहते हैं, रक्षक हार्मोन। इसको हम लोग रक्षक हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। और इसको डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, नीचे हम तुम लोग को समझने के लिख दिए हैं। देखो यह हार्मोन शरीर के तनाव खतरे की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहता है। ये हार्मोन क्या करता है, एड्रीनल ग्रंथि क्या करता है, इससे जो एड्रीनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकल रहा है, तो ये क्या करता है कि यह हार्मोन तेजी से यहाँ पे यह हार्मोन शरीर के तनाव, खतरा, टेंशन, ये सब रहेगा ना, तो ये सब से ना उभरने के लिए ये ग्रंथि तुम्हारा काम करेगा। अब ये क्या करता है कि अचानक से ना ऊर्जा और शक्ति देने लगता है, अचानक से। एड्रीनल ग्रंथि का बहुत अच्छा रोल है, एक तरह सोचो हीरो का रोल कर रहा है। ये क्या करता है, अगर तुम्हारे शरीर में ऊर्जा नहीं आ रही, ऊर्जा चाहिए, ठीक है, तो कौन इसको प्रेरित करेगा, एड्रीनल ग्रंथि। जैसे मान लो कि अगर हम चलते चलते कहीं पे गिर गए, तो गिर जाते कहीं पे, अगर कोई बच्चा गिर गया तो रोने लगेगा और रो के वहीं पे रहेगा। हम नहीं गिरेंगे तो अरे गिर गए, कोई देख लेना ना, फटाक से खड़ा हो जाते ना, फटाक से कोई देखे ना, ताकि हमको इंसल्टी होगा, है ना, ना बेइज्जती फील होगा कि ले अब गिरते देख ले। आज जब देख ले गिरते ना, तो तू जान के उठवो नहीं करेगा, अब सब देख लिया तो चलो। आज तो कॉमेडियन ऐसा बनाता है कि गिर गया तो ऐसे बैठ के देखते रहता है कि चलो भाई कोई सोचा है कि रोड पे सुतल है, मतलब इस प्रकार से। तो ये क्या करता है ना कि कोई भी जब आप किसी खतरे में है या डर में या अत्यधिक तनाव में होते हैं, जैसे कि अचानक कोई डर गया, तो डर को दूर करने के लिए ये हार्मोन तुरंत क्या करेगा, स्रावित करेगा। जैसे मान लो कि ट्रेन का पटरी है, ठीक है, ट्रेन के पटरी से गुजरा, अचानक गिर गए, तो गिर गया तो तुमको प्रेरित करेगा जल्दी उठो, तुमको हम एनर्जी डाल रहे हैं, एकदम फटाक से उठो। तो एड्रीनल ग्रंथि क्या करेगा, एकदम स्पीड में जितना भी तुमको ऊर्जा वाला ग्रंथि रहेगा सबको एक्टिव करके तुरंत तुमको क्या करेगा, उठवाएगा कि तुम जल्दी उठो, जल्दी भागो। अगर तुम्हारे शरीर में पैर भी मुचक गया ना, पैर भी टूटल टाटल रहेगा, कैसो रहा, तो फटाक से एकदम दौड़ के क्या करेगा, भागेगा। और तुम जब पटरी पार हो जाएगा तो हाँ तू लौंघेगा आराम से। यहाँ पे एड्रीनल ग्रंथि यही काम करता है कि तुमको प्रेरित करके ऊर्जा दिवा करके तुमको वहां से क्या करता है, दूर करवाता है। तो कितना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है ये वाला एड्रीनल ग्रंथि। अब देखो एक तुम्हारा कौन सा ग्रंथि आता है बब्बू, कौन सा ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि में देखो क्या होता है, यह ग्रंथि वक्ष गुहा में होता है। अच्छा ये वाला दिख भी नहीं रहा, घटो तो जी थोड़ा सा हम इधर भी देख लेते हैं, ठीक है, हाँ चलो ठीक ही है, जूम कर दे थोड़ा, जूम कर दे, कोई बात नहीं। अरे तो दिखने से क्या है, हम तो बोल रहे हैं ना, हम बोल के समझा ही रहे हैं। मतलब अभी विश्वास था, अब विश्वास नहीं। यही है, बच्चा कब पलट जाए किसी को। लड़की है ना, उन लोगों को पलटने में समय लगता है, समय नहीं लगता है, 1 सेकंड में गिर बन जाएगी तुरंत, दम रंग बदल जाए। हम बोले थे, हम बोल भी नहीं किए, आप बोले लक्षण उसका लड़की तो ही है। चलो थाइमस ग्रंथि में देखो
ए बाबू देखो, थाइमस ग्रंथि में क्या होगा, यह ग्रंथि वक्ष गुहा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, वक्ष गुहा। वक्ष गुहा किसको कहते हैं बताए थे ना तुम लोग को, वक्ष गुहा कहाँ आता है, गुहा का मतलब स्पेस, हाँ मुख गुहा, गुफा लेखा हाँ नाक में तो नासा गुहा। वक्ष गुहा मतलब जहाँ पे छाती है, तो छाती के अंदर जो भी खाली स्पेस है, जिसमें जहाँ पे हृदय है, फेफड़ा है, ये सब जहाँ पे स्थित है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा बोलते हैं। अरे इब्ती पा रहा था का, उसको क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा बोलते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है जी, थाइमस ग्रंथि का काम क्या होता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित और मजबूत करना है। इसका काम क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, यानी प्रतिरक्षा तंत्र कहने का मतलब शरीर के अंदर WBC, हम लोग का प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, WBC। शरीर के में ब्लड होता है ना जी, कि शरीर में ब्लड है कि नहीं है, ब्लड में RBC है कि नहीं है, WBC भी है, प्लेटलेट्स भी है। तो WBC एक तरह से प्रतिरक्षा तंत्र है, यानी कि प्रतिरक्षा जैसा हार्मोन की तरह काम कर रहा है ना। शरीर में कोई भी अगर जीवाणु, बीटाणु, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी जा रहा है तो सबको मारने का काम कौन कर रहा है, WBC, क्योंकि ब्लड में WBC है। तो ये क्या करता है कि प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करेगा, और विकसित करके क्या बनाएगा, मजबूत बनाएगा। लेकिन ये कब मजबूत बनाता है, ये मजबूत बनाता है बच्चा वाला उम्र में। कौन सा उम्र में, बच्चा वाला उम्र में। जैसे ही तुम लोग का उम्र बढ़ेगा, जैसे उम्र बढ़ते रहेगा, तुम्हारा थाइमस ग्रंथि जो होगा ना, वो क्या होता है, धीरे धीरे ग्रंथि क्या हो जाता है, नष्ट होने लगता है। नष्ट का मतलब वो चेंज होने लगता है, और चेंज होकर के वो तुम्हारा रूप ले लेगा, क्या चीज का रूप ले लेगा, वसा का। क्या चीज का रूप ले लेता है, वसा का। अभी देखो फिलहाल में जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा में ना थाइमस ग्रंथि एकदम भरपूर मात्रा, ग्रंथियां देखी रहेगा, लेकिन वहां से हार्मोन ना भरपूर मात्रा में बनाता है, और मात्रा में वो बना करके ना वो इतना बना देता है कि तुम्हारा पूरा जवानी लेके एकदम आराम से काम करेगा। फिर बुढ़ापा में क्या होता है, थाइमस ग्लैंड तो रहता नहीं है, काम खत्म होने लगता है, शरीर में इम्यूनिटी पावर नहीं होता है, ठीक है ना, तो पावर भी बनाता है। अब देखो क्या करता है, देखेगा क्षमता नहीं कमेगा, इसको देखेगा क्षमता कमेगा। जो बुढ़ापा आंख, वो दूसरा चीज तो बोलने लगता है, मतलब कुछ भी। वो बायोलॉजी में ना, अरे है बायो फिजिक्स में पढ़ा है, नेत्र के बारे में फिजिक्स में पढ़ा है, ये सब कहाँ पढ़ेगा जी, बायोलॉजी में भी है, पढ़ा है कोचिंग में, फिजिक्स में। तो फिर बायो भी छोड़ो, बायो यहाँ पढ़ा रहे थे, ग्रंथि के बारे में समझो। ये क्या होता है, ध्यान देना, यह ग्रंथि टी लिम्फोसाइट को परिपक्व करते हैं। टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का काम क्या होता है बताओ, लिम्फोसाइट का काम क्या करता है, मारना। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, मारना। जो भी जीवाणु जाएगा उसको क्या करता है, मारता है। तो बच्चा में टी लिम्फोसाइट ना भरपूर मात्रा में होता है। यही चलते देखना, बच्चा में अगर कोई छोटा छोटा बच्चा रहे, तो छोटा बच्चा के मम्मी लोग क्या करते हैं, एगो झुनझुना ये सब धरा करके दे देंगे कि ले बेटा तो हमारे खेलते हैं, नहीं, और हम मम्मी आराम से एकदम काम धाम जो भी करना करते रहेंगे। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो बच्चा है, ये तो नहीं कि बच्चा एकदम साफ सुथरा पे गया, मट्टी लेकर के मुंह में डाला, झुनझुना मुंह में ठूस ले है, फिर नीचे गिरा दिया, फिर ठूस रहा है, मट्टी ले भार रहा है, कुछ भी है तो मुंह में डाल ले रहा है। तो मुंह में डालने के बाद भी बच्चा को बीमारी ज्यादा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उस समय थाइमस ग्रंथि बहुत एक्टिव रहता है, और थाइमस ग्रंथि से हार्मोन बनते रहता है, जिसके कारण वो टी लिम्फोसाइट मजबूत कर देता है। और टी लिम्फोसाइट जब मजबूत रहेगा तो सब रोग से लड़ेगा ना जी, क्योंकि टी लिम्फोसाइट की वजह से ही रोकता है। कौन है, अभी लाइव चल रहा है ना, इसको मतलब वीडियो बना रहे हैं, इसको बाद अभी हम कुछ बोलने वाले हैं, अभी थोड़ा सा और है, अभी रहने दो। चलो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर टी लिम्फोसाइट को क्या करेगा, परिपक्व करेगा, टी लिम्फोसाइट को बढ़ावा देगा, और बढ़ावा देने से जो भी हमारे शरीर के अंदर का जो भी जीवाणु, वायरस ये सब जो जा रहा है, उससे लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है। और ये मजबूत ना बचपन में ही उम्र में हो जाता है। जब तुम लोग का अभी जो उम्र इस सब उम्र में ना तुम्हारा थाइमस ग्रंथि खत्म है, और थाइमस ग्रंथि की जगह तुम्हारा वसा का काम कर रहा है, वही वसा का काम करता है। थाइमस ग्रंथि पहले से ही वो हार्मोन बना करके रखा हुआ है, टी लिम्फोसाइट को परिपक्व किया हो, परिपक्व मतलब मजबूत बना करके रखे। अभी कुछ भी अगर हमारे अंदर जीवाणु जाए तो लड़ जाता है, क्योंकि अभी मजबूत है। जैसे धीरे धीरे उम्र कमेगा, उम्र कमेगा, उम्र कमते चल जाएगा, टी लिम्फोसाइट उम्र कमेगा, उम्र बढ़ते चल जाएगा, हम भी बोले उम्र कमेगा, कैसे उम्र बढ़ेगा ना। जैसे उसका उम्र बढ़ते जाएगा उसका टी लिम्फोसाइट कमजोर होते चल जाएगा, क्योंकि टी लिम्फोसाइट बन नहीं रहा है, वो पहले के टी लिम्फोसाइट से कार्य कर रहा है। अब टी लिम्फोसाइट क्या होगा, धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा। तो देखना बुढ़ापा में, अक्सर बुढ़ापा में ढेर लोग को बीमारी भी होने लगता है, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई चीज जीवाणु बैक्टीरिया वाला अगर जीव अंदर चल गया तो लड़ने की क्षमता खो देता है, क्योंकि खुद कमजोर हो जाता है। और थाइमस ग्रंथि तो रहा नहीं, अगर थाइमस ग्रंथि अगर बुढ़ापा तक रहता तो टी लिम्फोसाइट बनाते रहता और हम लोग को मजबूत करते रहता।
लेकिन टी लिम्फोसाइट नहीं रहने के कारण क्या होता है, जो कैंसर कोशिका और वायरस से संक्रमित कोशिकाओं को पहचान कर क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। और यह ग्रंथि बचपन में सबसे अधिक सक्रिय होती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे छोटी होकर कौची में बदल जाता है, वसा में बदल के उसका काम खत्म, यानी कि थाइमस ग्रंथि का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं एक आपका पीनियल ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। इसी चलते तो नहीं पढ़ाता, पढ़ा तो दिक्कत, ना पढ़ा तो दिक्कत, हमको तो पता नहीं, लिखवा तो दिक्कत, हम क्या करें, इसी चलते लिखवाते तो बोलते पढ़ाते नहीं। अब देखो पीनियल ग्रंथि क्या होता है, पीनियल ग्रंथि में क्या होता है कि यह मस्तिष्क के केंद्र में चावल के दाने का आकार का रहेगा। पीनियल ग्रंथि, ए बाबू, पीनियल ग्रंथि कहाँ रहेगा? मस्तिष्क के केंद्र में एकदम चावल का दाना, देखे हो ना, चावल की दाना की तरह दम भुचनी को रहता है पीनियल ग्रंथि। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि इसका महत्वपूर्ण कार्य मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन करना। कौन सा हार्मोन बनाता है बताओ? अरे कौन हार्मोन बनाता है? तुम लोग लाओ तो डंट बाजी, डंट वाला पूछते हैं तो सुनता नहीं है। ये भी बोलते हैं तो सुनता नहीं है। दाल चावल का तो बनी थी यहाँ पे। मेलाटोनिन कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन का क्या करेगा? उत्पादन। मेलाटोनिन हार्मोन कौन बनाता है? पीनियल ग्रंथि। कौन बनाता है? पीनियल ग्रंथि। अब इसमें क्या होता है, ए देखो, इसका तो दम जबरदस्त काम है। पीनियल ग्रंथि का इतना जबरदस्त काम है कि पूछो पूछो दम बदमाश है जी, जो भी मन जो भी आता है बाकी तो आता है। आप भी बोलेंगे आप देखिए यह हार्मोन, ये इसी हार्मोन की वजह से, मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। हम लोग सोते हैं जागते हैं तो ये मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से। अगर मेलाटोनिन हार्मोन हमारे शरीर से कम मात्रा में निकलेगा तो हम लोग को नींद ना हाली अबे नहीं करेगा और देरी तक जगकर रह जाएंगे। ऐसा बीमारी सबके साथ है। आप देखो अब आगे देखिए, यह ग्रंथि अंधेरे में अधिक सक्रिय होती है जिससे हमें नींद आती है। देखना नींद जो आएगा ना, तुम लाइट पूरा ऑफ कर दो, तो लाइट ऑफ करके अगर सोना चाहते हो तो उससे सोने से क्या होगा, मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में बनेगा और लाइट ऑफ करने के बाद नींद अच्छी आती है। क्योंकि मेलाटोनिन कहता है कि अगर हमारे ऊपर लाइट का प्रभाव आते रहेगा, और खास करके कैसा लाइट, ब्लू लाइट। कौन सा लाइट? ब्लू लाइट। अगर मेलाटोनिन को ब्लू लाइट प्रभाव मिलते रहेगा तो मेलाटोनिन हार्मोन एकदम कम मात्रा में एकदम तनी तनी निकालेगा। ठीक है ना? वो मेलाटोनिन यही कहता है कि हम, मेरे पास ब्लू हार्मोन, ब्लू टाइप का लाइट नहीं होना चाहिए। अगर ब्लू लाइट दे दिया तो हम सुध ही नहीं देंगे, जगले रह जाएंगे। क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन क्या समझ जाता है कि ब्लू लाइट जैसे ही जलता है ना तो समझ जाता है कि लगता है कि अभी दिन है, वो यही समझ जाता है। और दिन रहने की वजह से वो हार्मोन कम मात्रा में निकालता है। जैसे ही ब्लू लाइट हटा दो, अंधेरा पूरा रूम कर दो, तो मेलाटोनिन हार्मोन ही कहता है कि हमरा ला अंधेरा करो, हम फटाक से ढेर मात्रा में बनेंगे। तो देखो यहाँ पर निकला हुआ है कि यह ग्रंथि अंधेरे में अधिक सक्रिय होती है जिससे हमें क्या होती है, नींद होती है। और रोशनी में स्राव कम होता है। रोशनी जब रहेगा तो वहां पे स्राव मतलब उत्पन्न क्या हो जाएगा, बहुत कम मात्रा में होगा। फिर देखो, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले कुछ प्रजनन हार्मोन को, तो एकदम सही में देख लिया, नहीं होगा। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले कुछ प्रजनन हार्मोन को नियंत्रित करता है जो यौवन और विकास के लिए भी कार्य करता है। ये पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है तो प्रजनन हार्मोन को नियंत्रित भी कर लेता है। पीनियल ग्रंथि ना प्रजनन हार्मोन को, जो भी प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है, उस हार्मोन को भी कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि नीली रोशनी के संपर्क में रहने पर, नीली रोशनी के संपर्क में रहने पर मेलाटोनिन का स्तर क्या हो जाता है, लगातार कम होते रहेगा। और अगर लगातार कम, अगर इस प्रकार से कम होते रहेगा तो तुम जाकर के अच्छा से ना तुम सो पाओगे ना ही जग पाओगे। तो देखता ढेर बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या, बच्ची लोग भी आजकल कर रही है, सिर्फ बच्चा कोई थोड़े कहेंगे, आजकल लड़का हो या लड़की हो दोनों का देख चुके हैं कि रात में जब सोने वक्त होगा, जब मोबाइल चलाते रहेंगे, जब टाइम देखा कि अब 11 बज गया हमको सोना चाहिए, तो उसके लाइट के प्रभाव से नींद नहीं आना चाहता, लेकिन जबरदस्ती ढेर सोना चाहता है, तो मोबाइल को रख देगा और
और सोने जाएगा। उस वजह से नींद तो आएगा, लेकिन कभी देखना अच्छा नींद नहीं आएगा। एक होता है ना नींद अच्छा कब आता है, तुम कभी रात भर शादी में जगो और दिन में सुतो, वो तुम्हारा नींद होना चाहिए प्रतिदिन का। लेकिन वैसा नींद कभी आता है, नहीं आएगा। अगर वैसा नींद लाना चाहते हो तो ये वाला उपाय कर लो, ठीक है ना। सोने से 1 से 2 घंटा पहले मोबाइल या लैपटॉप जो भी चला रहे उसको रख दो। उसके बाद देख लो तुम पढ़ाई करते करते सो जाओ, ठीक है, लेकिन मोबाइल चलाने वक्त अगर कोई सो जाता है उस प्रकार से, तो वो नींद पूरी तरह नहीं होगा, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन वहां पे निकाल नहीं पाता है और मेलाटोनिन की मात्रा कम निकलता है। इसी चलते कहते हैं, जिसमें लड़का लड़के आजकल तो सबके पास फोन हो गया जी, कोई भी रहे, इसमें कोई नहीं कुछ बोल सकता है कि हमारा भी नहीं है। अच्छा हाँ, किसी के पास नहीं है, वो हम जानते हैं। तो फोन सबके पास हो गया है, और इस वजह से रात के जब पढ़ेगा पहले सब टाइमिंग बनेला है कि अभी हमको 9 से 10 पढ़ना है, 10 से 11 बजे तक फोन भी चलाना है, चाहे 8 से 9 पढ़ना, लेकिन 9 से 10 कहानियों पढ़ो, लेकिन 1 घंटा फोन तो हम चलाएंगे। और फोन चलाने की वजह से नींद अच्छा नहीं आएगा। जब नींद अच्छा नहीं आएगा तो तुम्हारा दिमाग अच्छा तरह से वर्क नहीं करेगा, और जब दिमाग पे ज्यादा वर्क नहीं होगा तो एक बैग तुम वर्क करवाना चाहोगे तो दिमाग तो रेस्ट किया नहीं, उसके बाद सर में दर्द हो जाएगा। तो लोग बोलता है ना कि सर में दर्द हो रहा है, तो उसको हम बता देंगे क्या हो रहा है। कभी बोलना कि सर में दर्द, 2 दिन सर में दर्द किया था ना, इसी वजह से। अरे बोतल से तो कल पिटाई है ना उसको, कुछ दिन पहले उसको जो जब पूछो ना, यही प्रॉब्लम था, रात भर मोबाइल चलाएगी तो क्या होगा। चलिए अब देखिए, लैंगरहैंस की दीपिकाएं आपका लास्ट है, बोर्ड पे जो लिखा हुआ लास्ट है, लेकिन इसमें आपका एक और भी बच जाएगा, जिसका कौन सा ग्रंथि है, जनन ग्रंथि। लेकिन अभी बोर्ड पे थोड़ा स्पेस इतना ही था तो इतना हम लिख दिए हैं, जिसमें आप लोग को एक मिल रहा होगा जनन ग्रंथि। लेकिन अभी लैंगरहैंस की दीपिकाएं को देखते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किसमें होता है, वो तुम्हारा होता है अग्नाशय में। किसमें होता है छोटू, किसमें होता है, अग्नाशय में। और इसका कार्य क्या होता है कि यह रक्त में ग्लूकोज यानी शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। रक्त में जो ब्लड होता है, तो ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। नहीं बोलता है कि शुगर बहुत बढ़ गया है, शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया। शुगर मतलब ग्लूकोज, यानी कि रक्त में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। देखो सब शरीर में अंदर ना कंट्रोल करने वाला चीज लगा हुआ, अपना मनमानी कुछ नहीं करेगा। जितना मात्रा में उसको जरूरत है उतना ही मात्रा में सब हार्मोन को निकालेगा। तो यहाँ पे भी ग्लूकोज के स्तर को बरकरार रखेगा। और लैंगरहैंस की दीपिकाएं अलग अलग कोशिका से बनी होती है। लैंगरहैंस की दीपिका अग्नाशय में होता है, लेकिन ये अलग अलग कोशिका से मिल करके बना होता है, जिसमें तुम्हारे यहाँ पे 2 लिख भी दिए हैं। एक यहाँ पे बीटा कोशिका, दूसरा तुम्हारा क्या है, अल्फा कोशिका, ठीक है ना, अल्फा बीटा सब चलता है। बीटा कोशिका में क्या होता है, देखो है लैंगरहैंस की दीपिकाएं के काम, है अग्नाशय का ही काम, लेकिन ये क्या करता है बीटा कोशिका, यह इंसुलिन हार्मोन बनाती है। कौन सा हार्मोन बनाती है, इंसुलिन हार्मोन बनाने का काम किसका होता है, लैंगरहैंस की दीपिका, जो कि कहाँ पे बनता है, अग्नाशय में, ठीक है ना। और यह क्या करता है, यह रक्त में शुगर की मात्रा अधिक होने पर ही कम कर देता है, यही बीटा कोशिका। अब बीटा कोशिका किसमें होता है, अग्नाशय में। तो अग्नाशय मतलब लैंगरहैंस की दीपिका दोनों है ना, एक तरह से। तो जब भी कोई बात आएगा तो अग्नाशय पे होगा, नहीं तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं पे होगा, क्योंकि इसी का तो पार्ट है ये वाला। तो बीटा हार्मोन से इंसुलिन निकलेगा और ये रक्त के शुगर की मात्रा को अधिक होने पर कम करेगा। साथ में अल्फा कोशिका क्या करेगा कि ये ग्लूकागॉन हार्मोन बनाती है, जो रक्त यानी शर्करा के स्तर बहुत कम होने पर उसे बढ़ाता है। देखो ये क्या करता है कि अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है तो कम करेगा। और अल्फा कोशिका क्या करता है कि अगर ज्यादा मात्रा में अगर शर्करा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा हुआ है, कमा हुआ है, तो उसको बढ़ाने का काम करता है। और इंसुलिन की कमी होगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग आपका होता है। तो इस प्रकार से आपका जो ग्लैंड था, बहुत ही हम डिटेल से यहाँ पे जितना हो सके हम आप लोग को समझाए हैं, और इतना ही आप लोग को पढ़ना था। बस एक हार्मोन और बचा होता है, जनन ग्रंथि, ये वाला आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो अब अगले क्लास का इंतजार करिएगा, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा नाम